नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एपीएफसी एंड ईओएओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके जो एक्सप्लेनेशन है उनके थ्रू हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, विजुअलाइज करेंगे और इससे आपको ये जो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनका बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि ईपीएफओ ईओएओ 2021 में पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तब हमने बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मदद की थी ऑफिसर्स बनने में और उनकी ये जर्नी उनके लिए बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल रही थी। पिछले सेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द एप्लीकेशंस ऑफ 4D प्रिंटिंग, ये पूछा गया है हैव यूसेज इन विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, कौन से फील्ड्स में 4D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली बार की आपको देखना होता है कि ऑप्शंस मोस्टली सारे ही ऑप्शन सही होते हैं, जो क्योंकि ये जो 4D प्रिंटिंग है ये एक तरीके का एडवांस जो है टेक्नोलॉजी है। तो मोस्टली एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में आपको जो है उनके एप्लीकेशंस दिखेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी दे दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे दिया, बायोटेक्नोलॉजी दे दिया, ये ठीक है। थोड़ा सा आपको लिंक भी करना होगा, जैसे बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है तो वहां पर शायद नहीं होगा, बट ये देखिए यहाँ पर 4D प्रिंटिंग, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन। यस, ऑब्वियसली प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग जो है वो इन तीनों ही फील्ड्स में डेफिनेटली यूज होगा। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको 4D प्रिंटिंग का मीनिंग अगर पता है तो आराम से आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों ही करेक्ट है, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर और ये रितिका, सौम्या एज वेल एज रचित ने इसका सही सही जवाब दिया है। रियली ग्रेट गाइस, बहुत अच्छे तरीके से आप ये जवाब दे रहे हो। चेतन ने थैंक्स कहा है, वार्म वेलकम टू यू। और समिता कह रहे हैं कि प्लीज गिव लिंक्स टू प्रीवियस पार्ट्स इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप टाइप करो फटाफट सीरीज ईपीएफओ एडुटैप तो आपको सारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट। तो आप वहां से देख सकते हो। 4D प्रिंटिंग एक्चुअली होता क्या है, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंट, लेट्स से मैंने इसे 3D प्रिंट किया, बट देन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इसका शेप जो है वो चेंज होने लगता है। तो डायनामिक स्ट्रक्चर्स होते हैं 4D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स और इस वजह से इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग जो है एनवायरनमेंट में, अलग अलग फील्ड्स में यूज किए जा सकते हैं और बेस्ड अपॉन द एनवायरनमेंट इनके जो शेप्स है वो चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को यूज किया जाता है उसमें, राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट इस तरीके के क्वेश्चंस भी हैंडल करना हमें आना चाहिए। ग्राफ वगैरह देकर आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दिखाने के लिए मैं आपके सामने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहाँ पर ये जो है इसका आंसर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट आपको जो है जो क्रक्स है क्वेश्चन का उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए पहला जो है दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट की ए एंड बी ran over a distance। तो A and B दो पीपल है, लेट्स से वो भाग रहे हैं और दे ran over a distance, certain distance वो भागते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसी का ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता क्या है, यहाँ वाई एक्सिस में आपको डिस्टेंस देखने को मिल रहा है और यहाँ एक्स एक्सिस में टाइम है। ठीक है, जिस तरीके से टाइम वेरी हो रहा है, डिस्टेंस उनका कैसे वेरी हो रहा है फ्रॉम द इनिशियल, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये चीज यहाँ पर आपको डिपिक्ट की जाती है इन द ग्राफ। एंड बेस्ड अपॉन द ग्राफ आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है, देन यू हैव टू गिव कौन सा सही जवाब है। पहला स्टेटमेंट यहाँ देखिए, ए जो है ran throughout the given period of time with uniform velocity। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं ये कैसे पता लगाएंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको एक बना के दिखा देता हूं। तो यहाँ पर जब आपका जो है डिस्टेंस इस तरीके से है एंड टाइम यहाँ पर है, ओके, एंड लेट्स से 1 2 3 4 आवर्स और यहाँ पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। लेट्स से फर्स्ट आवर में जो है फर्स्ट आवर में जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो 1 किलोमीटर की है, तो आपका पॉइंट कहां पर बनेगा, यहाँ पे, ओके। देन सेकेंड आवर में डिस्टेंस जो ट्रैवल की गई है वो अगेन 2 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया, राइट। तो आपका पॉइंट कहां बनेगा, यहाँ पे। अब लेट्स से थर्ड आवर में 3 ट्रैवल कर लिया, फोर्थ आवर में 4 ट्रैवल कर लिया, तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। जब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर ये लाइन जो है स्ट्रेट मिलेगी तब आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म है या नहीं देख लेते हैं। पहले आर में क्या हुआ, पहले आर में 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 1 किलोमीटर पर आर इसकी स्पीड है। अब 2 घंटे में क्या हुआ, 2 घंटे में कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस देखिए यहां पर 2 किलोमीटर है, राइट। 2 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि अगेन डिस्टेंस इसका स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से आप 3 और 4 में भी आपको मिलेगा। तो जब आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, आप कह सकते हो कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी डेफिनेटली है। ओके, तो यहाँ पर ए का जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। ए का ग्राफ किस तरीके से है, एकदम स्ट्रेट सीधा, राइट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ए हैज ट्रैवल्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है, चेंज नहीं हुई है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। ओके, तो आप देख सकते हो ग्राफ देके आपको थोड़ा समय लगेगा, बट ग्राफ देके इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट यहां पर देखिए, बट इसका आंसर थोड़ा सा आपको जो है ध्यान में रखना है। जो ऑफिशियल की थी उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, बट देन हम एक्चुअली हम देखेंगे कि इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। ए रन थ्रू आउट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। जब ट्रैवल जो है किया जा रहा है उसकी जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज होती रहती है, तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब लेट्स से यहाँ पर सेम ग्राफ हमने लिया और यहाँ हम एक्सेलरेशन को देख रहे हैं कि किस तरीके से डिपिक्ट किया जाएगा ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर एक्सेलरेटेड कोई बॉडी होगी तो वो कैसे जो है मूव करेगी। 1 2 3 एंड 4 किलोमीटर यहाँ पर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं लेट्स से पहले आर में ये जो है 1 किलोमीटर ट्रैवल किया गया है, 1 आवर में 1 किलोमीटर, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो 2 आवर से उसमें ट्रैवल किया गया है और बाकी के यहाँ पर जो है ये ट्रैवल कर लिया गया है। नेक्स्ट 2 आवर्स में 3 किलोमीटर ट्रैवल किया गया है। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। तो वो जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो इस तरीके से जो है सॉर्ट ऑफ पैराबोला जो है वो बनेगा आपका। ओके, तो यहाँ पर क्या स्पीड बढ़ रही है या फिर सेम है, देख लेते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड है। अब देखिए क्या हुआ, 3 आवर्स में 4 किलोमीटर ट्रैवल किया गया है, ठीक है। 4/3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये सेम नहीं है। और हम जानते हैं कि 4/3 1 से तो ज्यादा होता है, तो जब स्पीड बढ़ रही है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ होना चाहिए लाइक अ पैराबोला, बट ए का यहाँ पर हम देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो एक्चुअली तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कह नहीं सकते कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं थियोरेटिकली कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्चुअली होना चाहिए पैराबोला। बट देन ऑफिशियल की में दिया गया था कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसका लॉजिक हम ये लगा सकते हैं कि जो स्पीड है वो तो बढ़ नहीं रही, एक्सेलरेशन यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। क्योंकि इनिशियली जो स्पीड थी फाइनली जो स्पीड है उनमें डिफरेंस ही नहीं है। उनमें डिफरेंस करके जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तब एक्सेलरेशन आता है, तो इनमें डिफरेंस ही नहीं है, तो द एक्सेलरेशन इज 0 एंड एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म है। ओके, 0 एक्सेलरेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सेलरेशन और वो यूनिफॉर्म है, इस वजह से सेकेंड भी करेक्ट होगा। बट देन इन जनरल आपको ध्यान में रखना है कि जब ग्राफ पैराबोला होगा तभी एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। बी स्टॉप्ड रनिंग आफ्टर 2 आवर्स। बाकी स्टेटमेंट्स पर ध्यान दे लेते हैं। ओके, तो ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, बट उसका पूरा जो सही चीज है वो आपको मैंने बता दिया। बी स्टॉप्ड रनिंग आफ्टर 2 आवर्स, तो यहाँ पर बी जो है उसका हम देख लेते हैं कि आफ्टर 2 आवर्स उसने क्या किया। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो जब स्ट्रेट लाइन आप देखोगे, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, लेट्स से यहाँ से यहाँ गया, बी जो है यहाँ से यहाँ इसने ट्रैवल किया और फिर यहाँ पर हो ये रहा है 2 आवर्स के बाद में इसकी डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। लेट्स से 2 किलोमीटर इसने जो है ट्रैवल कर लिया, अब इसका जो डिस्टेंस है चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जहां पर था वहीं पर रह गया, वो ट्रैवल अब नहीं कर रहा है। ऐसा जब होता है तब हम कह सकते हैं कि बी जो है रेस्ट में है, अब नहीं ट्रैवल कर रहा है, तो बी स्टॉप रनिंग आफ्टर 2 आवर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। ए रन फास्टर देन बी
नियर द टू आर स्टेज। कैसे पता चलेगा भाई, ग्राफ में से पता चल जाएगा क्या वेलोसिटी क्या है दोनों की। यस, ग्राफ में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी जो है वो स्टॉप कर चुका है, बट ए अभी भी रनिंग कंडीशन में है, क्योंकि उसका ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, तब भी ऊपर जा रहा है, हम कहते हैं कि उसकी थोड़ी वेलोसिटी है, राइट। तो वो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो वो हम कह सकते हैं। तो जो भी हो, b की वेलोसिटी 0 है, a की वेलोसिटी का सर्टेन वैल्यू है, लेट्स से सम x, और x डेफिनेटली 0 से ज्यादा है, तभी वो जो है a जो है वो मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो a रन फास्टर देन b, कह सकते हैं ये चीज सही है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड सो ऑफिशियली आंसर की जो है वो 1 2 3 एंड 4 दिया गया है, बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज 1 3 एंड 4 ये होना चाहिए। बट हमें पूरा जो किस तरीके का क्वेश्चन आता है उसका तो आइडिया यहाँ पर लग गया, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस कॉज व्हाट। बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बारे में हमें पता है, एलर्जीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, डीजेनरेटिव डिसीजेस। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मोस्टली बैक्टीरिया एंड वायरसेस से जुड़े हुए नहीं होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एंड वायरसेस कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज करते हैं, जो कि स्प्रेड होने लगते हैं, और उन्हें हम इन्फेक्शियस डिसीजेस भी कहते हैं, जो इन्फेक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे के बीच में स्प्रेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब, मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब जो है ये होगा, एलर्जीज भी कॉज किए जा सकते हैं बाय सम बैक्टीरिया एंड वायरस, बट यहाँ एकदम अप्रोप्रिएट जवाब जो होगा वो इन्फेक्शियस डिसीजेस होगा। ये दोनों तो नहीं होंगे, डीजेनरेटिव डिसीजेस मोस्टली रिलेटेड नहीं होते हैं टू बैक्टीरिया एंड वायरस, राइट। तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी, इन्फेक्शियस डिसीज का लेटेस्ट कोई एग्जांपल आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा, तो फटाफट से वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ओके, डी इज द राइट आंसर। और यहाँ थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सब्सटेंसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हम करते क्या है, टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी उन्हें यूज किया जाता है। तो कौन सा है, एंटीजन, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज या एंटीसेप्टिक। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एंटीबॉडीज ये जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। आपको पता होगा कई बार जो है, जो सांप का हम कह सकते हैं जहर है, वो भी कई सारे मेडिसिन में यूज किया जाता है, राइट। तो इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो है बनाए जाते हैं और उन्हें यूज किया जाता है। एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें तो ये हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, और ये एक्चुअली हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर एक्सटर्नली जर्म्स, वायरस वगैरह घुसते तो उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो रिलीज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक बॉडी में सेप्टिक होने नहीं देते, ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से नहीं बनाए जाते, और एंटीसेप्टिक से ऑल्दो वो हेल्प कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखने के लिए, बट देन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर आंसर होगा वो होगा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और यहाँ अभी इज द राइट आंसर। एंड एंटीजेंस की अगर हम बात करें, एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज द बॉडी टू मेक एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बाहर से कोई भी सब्सटेंस लाइक टॉक्सिन, केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में आ जाता है तो उसे हम एंटीजन कहते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनते हैं। हमारे जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो एंटीबॉडीज हैं, बाहर से जो चीजें आती हैं उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। तो ये दोनों तो है ही नहीं। एंटीबॉडीज आर एक्चुअली द प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट when an unwanted substance हमारे बॉडी में आ जाता है। एंटीसेप्टिक स्टॉप्स और स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, ये हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक जो है वो बेस्ट आंसर होगा। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी प्रीवियसली पूछा गया है क्वेश्चन एपीएफसी में। यहाँ ये क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, एक स्टेटमेंट असर्शन का है, दूसरा रीजन
ठीक है। रीजन ऑब्वियसली हम इसको जानते हैं, जो भी स्टेटमेंट असर्शन में दिया हुआ है उसका सही रीजन यहाँ पर दिया है कि नहीं वो पूछा जाता है। ओके, तो उन दोनों स्टेटमेंट्स का सबसे पहले हमें ये देखना है कि वेदर दे आर ट्रू और नॉट, दोनों सही चीज बता रहे हैं या नहीं, वो हमें देखना होता है। उसके बाद दूसरी चीज हमें देखनी है कि ये जो असर्शन है इसका सही रीजन यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं। ओके, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पहला असर्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ट्रेन हैज कम आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड इज एक्सेलरेटिंग। प्लेटफॉर्म से जो ट्रेन निकल चुकी है वो क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, जीरो से उसकी स्पीड धीरे धीरे बहुत हाई हो जाती है। हमारे वंदे भारत है तो बहुत ही ज्यादा जो है उसकी स्पीड हो जाती है, राइट। तो एक्सेलरेटिंग इफ अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन एंड फेसिंग इंजन, तो एक पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ है एंड द पर्सन इज फेसिंग द ट्रेन, थ्रोस अप अ इट विल फॉल अहेड ऑफ हिम। ठीक है, लेट्स से आप ट्रेन में बैठे हुए हो और फिर आप जो है उसमें एक कॉइन को टॉस करते हो। ठीक है, जब आप कॉइन टॉस करते हो तो उस कॉइन के साथ होगा क्या। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का एंड इस में हम कह सकते हैं कि जो कॉइन है उसकी प्लेसिंग डिपेंड करेगी कि ट्रेन क्या कर रहा है। तो ध्यान से हमें स्टेटमेंट पढ़ के इसको आंसर करना होता है। एक बार हम विजुअलाइज कर लेते हैं इसे, राइट। तो यहाँ पर लेट्स से आपकी ट्रेन है, आप इस डिब्बे में बैठे हो, अब आपने ये कॉइन टॉस किया तो वो क्या होगा, अगर ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है तो वो कॉइन कहाँ गिर रहा है, वो कॉइन आपके आगे गिर रहा है या फिर आपके पीछे गिर रहा है या फिर आपके हाथ में वापस आएगा, वो चीज पूछी जाती है जनरली। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब भी ये ट्रेन चल रही है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी और ये लेट्स से 5 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी है, राइट। सेम वेलोसिटी के साथ ये कॉइन भी मूव कर रहा होगा क्योंकि वो ट्रेन में है, आप भी उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो। लेकिन जब ये ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। ओके, वेलोसिटी चेंज हो गई और 50 किलोमीटर पर आवर जब इसकी वेलोसिटी थी, आपने उस कॉइन को थ्रो किया। जैसे ही आपने उस कॉइन को थ्रो किया, अब कॉइन जब ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 50 वाले टाइम पे आपने थ्रो किया तो इसकी वेलोसिटी अभी भी 50 है, कॉइन की वेलोसिटी अभी भी 50 है, बट ट्रेन की वेलोसिटी तो भाई इंक्रीज हो चुकी है। जब कोई भी चीज दूसरी चीज से फास्टर मूव करती है तो वो आगे पहुंच जाती है और ये जो है पीछे रह जाती है, राइट। तो ऑब्वियसली ये जब 60 है और ये 50 है तो ये कॉइन क्या होगा, ये कॉइन पीछे गिरेगा, द कॉइन will fall behind the person। ठीक है, तो आप वो चीज यहाँ पर विजुअलाइज भी कर सकते हो, पहले डिब्बे में फेंका दूसरे डिब्बे में जाके गिर गया, राइट। तो ये चीज हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए ट्रेन हैज कम आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म और ये एक्सेलरेट कर रहा है। इफ अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन फेसिंग इंजन थ्रोस अ कॉइन, द कॉइन फॉल्स अहेड ऑफ हिम। कॉइन उसके आगे गिरेगा ये कहा जा रहा है, जो कि सही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि ये कॉइन जो है वो पीछे गिर रहा है। ओके, कॉइन आगे गिर सकता है क्या, जी हाँ गिर सकता है। अगर यहाँ पर ये ट्रेन डिसेलरेट कर रहा होता, अगर वो प्लेटफॉर्म में घुस रहा होता, बहुत स्पीड से आ रहा है, प्लेटफॉर्म में घुस रहा है तो उसको स्लो डाउन करना है क्योंकि स्टॉप करना है। तो ऐसे में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी लेट्स से 50 है बट आगे जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी क्योंकि ये डिसेलरेट कर रहा है, वो स्लो डाउन हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, ये कॉइन जब ऊपर फेंका जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 50 है और ये डिसेलरेट कर रहा है। अब ये ट्रेन जो है पिसड्डी रह गया और ये कॉइन जो है उसकी स्पीड 50 है तो वो क्या होगा, आगे जाकर गिरेगा। तो कॉइन विल फॉल अहेड, ऐसा जो है बिकॉज इसकी जो स्पीड है वो 50 रह गई है बट ट्रेन ने डिसेलरेट कर लिया, ट्रेन की स्पीड कम हो गई, तो ऐसे में होगा ये कि वो आगे गिरेगा। अब ट्रेन अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कॉइन की वेलोसिटी 50 है, ट्रेन की भी वेलोसिटी 50 है, ऐसे में वो कॉइन आपने जो टॉस किया है वो सीधा आपके हाथ में गिरेगा। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि पूछा क्या गया, दिया क्या गया, एक्सेलरेटिंग अगर है तो द कॉइन विल फॉल बिहाइंड नॉट अहेड। अगर ये डिसेलरेटिंग है देन इट विल फॉल अहेड ऑफ हिम एंड इफ इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है, ऐसे में कॉइन विल फॉल इन द हैंड ऑफ द पर्सन। आई होप ये चीज
क्रिस्टल क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ ये स्टेटमेंट तो गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो उससे हमारा सही जवाब वैसे ही आ गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इज ट्रू बट बी इज आर इज फॉल्स, यहाँ पर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी हमारा सही जवाब हो गया। रीजन बिना पढ़ते हुए भी हम सही जवाब दे सकते। तो कई बार एग्जाम में आपको करना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आंसर करने, नहीं पढ़ना भाई, रीजन मत पढ़ो, आंसर आ गया, ठीक है, बट हम पढ़ लेते हैं। रीजन, फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइन हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द कॉइन एंड एक्सेलरेशन। यस, उसका जो है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में हो उसका मास होगा तो डेफिनेटली उस पे फोर्स जो है एक्ट करेगा ही। फोर्स का क्या फॉर्मूला है याद करो, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो इतना फोर्स तो एक्ट कर ही रहा है। वो उसका रीजन है या नहीं वो भी हमें नहीं देखना, ए तो फॉल्स है, तो डी इज द राइट आंसर। बस खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं। ये कैसे होता है? ये होता है जब प्लांट्स में आप देखो, लेट्स से ये प्लांट है, माफ करना ड्राइंग उतनी जो है अगर सही नहीं है, तो यहाँ पर लीफ है और मेनली ग्रीन जो पार्ट्स होते हैं उसमें सनलाइट जो है वो गिरती है, और वो सनलाइट एक्चुअल सोर्स होती है एनर्जी का। यहाँ पर जो क्लोरोफिल है, सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनके प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज बनाते हैं, राइट, C6H12O6, और ये जो होता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये जो ग्लूकोज बना है यहाँ पर, दैट इज फूड, ठीक है, फूड सब्सटेंस। स्टार्च अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है बट बेसिकली ग्लूकोज बनता है। तो ये जो प्रोसेस उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्यों? फोटो यानी कि लाइट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, उसका जो सिंथेसिस हो रहा है उसके यूसेज से फूड बन रहा है, तो फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर क्या जो है स्टेजेस दिए गए हैं, ये सब इंक्लूडेड है या नहीं ये पूछा जा रहा है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, हाँ जी डेफिनेटली होता है, क्लोरोफिल सनलाइट वो मिलकर ही ये प्रोसेस करते हैं। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यस, यहाँ पर लाइट एनर्जी क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी ना, तो दैट इज केमिकल एनर्जी। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्यों भाई? यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस वजह से हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यस, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स जो है कई सारे इनके एप्लीकेशंस है, यूजेस है, तो उसके बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई किया गया। और ये ग्लूकोज एक बेसिक यूनिट बनता है, आगे जाकर बहुत सारे जो है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड ये सब बनते हैं। और जो नॉर्मल शुगर जो हम खाते हैं उसे हम स्यूक्रोज कहते हैं। ये एक्चुअली दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बंधन से बना हुआ होता है, ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। तो ग्लूकोज जो है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और आगे जो स्यूक्रोज, फ्रक्टोज ऐसे बहुत सारे, उन सभी को कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं। इनकी पूरी जो है फैमिली टाइप है। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड सोर्स होता है, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट फूड, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना तो इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इससे हमें समझ में आ जा रहा है, एंड सो डी इज द राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, पता होना चाहिए इसके बारे में। ये पूरा जो है आपको डायग्राम में बता भी दिया गया, एक्सप्लेन भी कर दिया गया है, पीडीएफ से पढ़ लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट पूछा गया। हमेशा देख लो, ये वाली गलती हमें नहीं करनी है, करेक्ट और इनकरेक्ट वाली, ठीक है, देख लो, मोस्टली करेक्ट वाले आते हैं, बट देख लो कि क्या पूछा गया है। करेक्ट चुनना है हमें। लेग्यूमिनस क्रॉप्स हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जहां पर आपको उनके रूट्स अगर देखोगे, रूट्स में आपको लेग्यूम्स या नोड्यूल्स जो है, रूट नोड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं? रूट नोड्यूल्स ऐसे जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अब ये क्या चीज है? नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो भगवान ने कहा है एक ऐसा मैकेनिज्म बना देते हैं जिससे नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स यूज कर सके। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एयर में तो ज्यादा नाइट्रोजन भरा हुआ है, ले लो, नहीं ले सकते प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट्स ले सकते हैं कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ही वो जो है अब्सॉर्ब कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन, ठीक है, वो इन दोनों गैसेस को ही इनटेक या आउट जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से प्लांट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ऐसे में नाइट्रोजन जो बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन है, प्रोटीन बनाना है तो नाइट्रोजन चाहिए, और प्लांट की जो पूरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स पर बेस्ड है, और हम जब प्रोटीन खाते हैं तभी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर भी उसी पे बेस्ड होती है। तो इस वजह से प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन डायरेक्टली जो एयर है वहां से नहीं लिया जा सकता। इसका जो फिनोमिनन है वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। रूट नोड्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके अंदर आपको ये बैक्टीरिया मिलते हैं। वो ये एयर जो है वो सॉइल में जा रहा होगा, वो एयर में से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके कुछ कंपाउंड्स बना देते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उनको जाके पूछना पड़ेगा, बट यस, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उन्हें नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये नाइट्रेट्स प्लांट्स यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से लेग्यूमिनस प्लांट्स, मेनली सभी प्लांट्स में ये नहीं होता है, कुछ प्लांट्स हैं उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, और उनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं। तो ये जो प्लांट्स है सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे भी बढ़ाते हैं। इस वजह से क्रॉप रोटेशन में इनका यूज होता है, जहां पर लेट्स से आपने ऐसा क्रॉप लगाया है वीट, राइस, वो कई बार सॉइल को जो है बहुत ही ज्यादा उनकी फर्टिलिटी कम कर देते हैं। तो बीच में लेग्यूमिनस प्लांट्स आपने लगा दिए हैं, फॉर एग्जांपल पीस, बीन्स, पल्सेस, तो उनकी जो फर्टिलिटी है फिर से वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। हम यूरिया डालते हैं उसके लिए, बट नाइट्रोजन नेचुरली ऐड हो रहा है इनको जो है लगाने से। इस वजह से जो नाइट्रेट्स इसमें बनते हैं वो प्लांट इजीली यूज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये सारे एग्जांपल्स है लेग्यूमिनस प्लांट्स के। लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता क्या? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों। तो सी इज द राइट आंसर। इसका सारा आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो इस तरीके से जो है प्लांट में आपको नोड्यूल, छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखेंगे। नोड्यूल मतलब गोले होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर आपको ये बैक्टीरिया जो है देखने को मिलेंगे। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। 7 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स मेल्ट्स इन द हैंड। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट इतने कम है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर वो जो है सॉलिड फॉर्म में है, हाथ पर जैसे ही रखोगे तो वो मेल्ट होने लगता है। ऐसा कौन सा मेटल है? जिंक नहीं, रेडियम नहीं, गैलियम क्या मर्क्यूरी? मर्क्यूरी तो ऑलरेडी क्या है, द ओनली लिक्विड मेटल जो हम जानते हैं वो मर्क्यूरी है। बट गैलियम जो है, इसको जैसे ही आप हाथ में रखोगे वो मेल्ट होने लगता है, राइट, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 89 डिग्री फ़ारेनहीट के आसपास है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जनरली 95, 97 ऐसा रहता है, 97 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं गैलियम इज द मेटल जो कि हमारे हाथ पर रखते ही मेल्ट होने लगता है। जिंक रेडियम में नहीं होगा, रेडियम रख के देखना मत, और मर्क्यूरी ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज गैलियम, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। एंड ये कुछ इस तरीके से आपको जो है आपके हाथ में मेल्ट होता हुआ दिखेगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगेन सर्कल कर लेते हैं। प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स, एनिमल्स और हेटेरोट्रॉप्स। प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स, ऑटो यानी कि दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये पूछा जा रहा है। एब्सोल्युटली ग्रीन प्लांट जो है एब्सोल्युटली वो अपना फूड जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनिमल्स और हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरो मतलब दूसरे, हेटेरो यानी कि दूसरों पर डिपेंड होना, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल में वो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं फॉर देयर फूड। यस, एनिमल्स खुद का फूड नहीं बना सकते, हम भी एक तरीके के एनिमल ही हैं। वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड, राइट, फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये हम कह सकते हैं प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी इज द राइट आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी गई है। अब विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइट, ठीक है। इस तरीके के थोड़े ट्रिवियल फालतू टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए। कस्कटा, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, नन ऑफ द अबव, ठीक है। पैरासाइट इनमें से कोई है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बी एंड सी एक तरीके के प्लांट हैं, और इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा, बहुत ही बढ़िया नाम है इसके, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लाई जो है उसको ट्रैप करता है और फिर उनसे जो नाइट्रोजन है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। पिक्चर प्लांट क्या है, ये भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जो है गिराता है
अपने आप में और फिर वो उनसे सारा न्यूट्रिएंट जो है एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये ऐसे एरिया में होता है जहां पर सॉइल बहुत ही ज्यादा, वहां पर न्यूट्रिएंट नहीं है, ऐसे एरिया में ये प्लांट्स ग्रो करते हैं और इस तरीके के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि ये इंसेक्ट को खाते हैं भाई, राइट। ये होता है, दिखाता हूं मैं आपको। कसकटा क्या है? ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो दूसरे प्लांट पर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं, खुद का कोई रूट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो दूसरे प्लांट जो अब्सॉर्ब कर रहे हैं जो न्यूट्रिएंट्स, उनको वो सीधा अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में भी बाल में तो जुए होते हैं, तो वो कचरा जो हमारे बाल में गिर रहा है उसी से वो जो है यूज कर रहे हैं और फिर हमारा ब्लड जो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये पैरासाइट्स का काम है। इवन हमारे पेट में कई बार कीड़े पड़ जाते हैं तो दे आर आल्सो पैरासाइट, जो हम खा रहे हैं वो खा रहे हैं। एंड हमारे पेट में कई सारे बैक्टीरिया भी हैं जो हम पर डिपेंडेंट होते हैं। गुड बैक्टीरिया उन्हें हम कहते हैं, ऑल्दो वो गुड बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा करते हैं, हमारे जो पेट में चीजें जा रही हैं उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बट पैरासाइट्स आर आपको जो है चूसते जाते हैं। ऐसे कई लोग भी आपकी जिंदगी में होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कसकटा इज व्हाट? अमरबेल इसे कहा जाता है। और ये अमरबेल जो है ये एक्चुअली दूसरे प्लांट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। देखो, ए इज द राइट आंसर। तो पूछा क्या गया है? पैरासाइट। इंसेक्टिवोरस पूछा होता तो ये दोनों में से कोई एक होता, दोनों ही इंसेक्टिवोरस है। देखो कितने सुंदर है ये पेड़। यहाँ पर कसकटा देखो, ये इस प्लांट में इस तरीके से लिपटेगा और उसके बाद यस, अब ये उस प्लांट में जो है अपने नाखून गड़ाता है और फिर उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट ले रहा है वो इसका हो जाएगा। ये है बहुत ही प्यारा सा पिच्चा प्लांट। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कीड़ा जो है वो फंस चुका है और वो जब गिरेगा अंदर वो निकल ही नहीं पाएगा और वो गया, उसकी जो सारे न्यूट्रिएंट जो है वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं, वो कीड़ा वहीं लाइव उसका जो है खात्मा हो जाता है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा वीनस फ्लाई ट्रैप है। फ्लाई को ऐसे ट्रैप किया और फिर खत्म, उसका सारा जो जूस है वो निकाला, उसके बाद वो आराम से ओपन होता है बहुत ही सुंदर तरीके से। ठीक है, रंग भी देख रहे हो, बहुत ही प्यारे रंग है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखने में काफी चीजें और लोग जो है सही दिखते हैं बाहर से, बट देन आपको देखना है कि उनके अंदर की जो अच्छाई है वो है या नहीं। 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, इनमें से कौन से सही है? फटाफट जवाब दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। आपकी मदद के लिए 3 कोर्सेज हम लेकर आ गए हैं, जहां पर आपको जो है यहाँ से शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको सारे टेस्ट मिल रहे हैं, हर एक कंपोनेंट से रिलेटेड आपको टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। बट आपको जो है लेट्स से कुछ ऐसे टॉपिक्स है आपके जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ये आप सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, सोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, तो घबराइए मत। टेस्ट सीरीज प्लस हमारे पास है जिसमें ऐसे नॉन कन्वेंशनल टॉपिक जो हम जनरली बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करते उनके मटेरियल आपको मिल जाएगा। मटेरियल यानी कॉन्सेप्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे और साथ में सारे ही टॉपिक्स के टेस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे। नहीं पूरा आपको चाहिए सारे ही टॉपिक्स के आपको जो है मटेरियल एज वेल एज टेस्ट चाहिए तो मास्टर पैक लीजिए। इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी के लिए 8146207241 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। यस, ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है बट देन ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए इस वजह से, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, साथ में क्वेश्चंस को ड्यूरिंग द सेशन जो पूछे जाते हैं और एट द एंड उनको जरूर आंसर करिएगा और ये आपकी सिंसियरिटी को जो है और भी अच्छे तरीके से एनहांस करेगा, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।